अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूवर्स, मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त दास्तान लेके हाजिर हूं। उम्मीद है कि ये दास्तान सुनने के बाद आपको बहुत ही नसीहत मिलेगी। जी तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारौब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी उनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नजरों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, मौजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मौजवाना हो गया और मैं बेअख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा, आंटी को सलाम करो और बाद में उनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी न मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहल खाना के लिए कुछ ताइफ खरीदने आए हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी आपकी? तो तमाम बेटियां शादीशुदा थी, सिर्फ एक कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, ये कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें। मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहल खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उस दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और मुआशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके मुकम्मल खानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घर वालों को देखकर मुस्तकबल का तयन किया जाता है कि ये घराना मुस्तकबल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन हालात में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने उस दिन आपके वालिद साहब और वालदा साहिबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात न बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो।
अगर आप बुरा महसूस न करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे खानदान को परखने में कोई गलती हुई है। आंटी ने एक सर्द आह ली और कहा, बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जो चीजें मैं देख सकती हूँ तुम उनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इस्तफसार पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं उनसे कुछ शराइत रखी हैं। जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाएं। जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो जेब तन करके आएं। घर की औरतें अपने मुकम्मल जेवरात से सज कर आएं। अगर घर में हर फर्द की अपनी अपनी गाड़ी है तो वो अपनी अपनी गाड़ी में आए। ये शराइत बहुत अजीब थीं, लेकिन बाज लोगों ने इसका ये मतलब ले लिया कि शायद हम लड़के वालों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जब आपके अहल खाना हमारे घर तशरीफ लाए थे तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियां देखी, जो कि किस कदर महंगी थी, जबकि तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी की मालियत इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इसी तरह फिर मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायजा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभीयों के हाथ, बाजू और गले जेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभीयों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है तो तुम्हारी भाभीयों ने कहा कि हम सब अलहदा अलहदा पकाती हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने बच्चों को खुद छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वालिद साहब कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ उन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी और उस औलाद को मुआशरे का कामयाब फर्द बना लिया, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने के बजाय अपनी जिंदगी गुजारने पर रजामंद हो गए। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख अफलास भी देखा होगा, पैदल सफर भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में निवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद 2-3 साल एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंग रलियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ियां ले ली, लेकिन उनको ख्याल न आया कि हमारे बाप आज भी इसी पुरानी गाड़ी में सफर क्यों करता है, क्योंकि इस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका भी दिल करता होगा कि नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है इसकी जेब उस चीज की इजाजत न देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाजत देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा सा लिबास, अच्छा सा जूता खरीद लेते, और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी उसने कोई चीज खरीदना चाही पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें उसी दिन तुम्हारे वालिद से कर दी थी। हमें दुनिया की माल व दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरें तो हमको मजीद नीचे दबाने के बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरें तो हम भी उनको सहारा दे सकें। माल व दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं, और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी जिंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है। मेरे लिए पहले खरीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चियों के लिए कुछ खरीदा जाता है। और मुझे फख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी जिंदगियों से ज्यादा तरजीह देती है। और हमारा पूरा खानदान एक जान की मानंद है। अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते, बल्कि जरूरत से ज्यादा लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियां गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम जिंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गईं और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी
میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا، میرے گھر کی زیب و زینت کا سامان میرے والد کے گھر سے بہتر تھا، میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے جو میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور تک بیچ دیا۔ مجھے افسوس ہے اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا چھوٹا سا ایک واقعہ، اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور کافی نصیحت بھی ملی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، ہم سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم والدین کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ان سے سوری کر دیں تاکہ کل کو ان کی دل میں کوئی ہمارے لیے کوئی شکایت نہ رہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو شیئر اور لائک لازمی کریے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔